गहरी सोच के कारण दुनिया में इतने सारे आविष्कार हुए हैं। अगर हमारी इस दुनिया के वैज्ञानिक इतनी गहरी और ज़्यादा सोच नहीं रखते तो इतने आविष्कार कैसे होते? कैसे ये गाड़ियाँ बनती, कैसे ये बिल्डिंगें बनती, कैसे ये मशीनें बनती? ज़रा सोचो। और फिर हम कहते हैं कि ज़्यादा सोचना बहुत हानिकारक होता है, वो आपको डिप्रेशन में लेकर जाता है। क्या सच में ऐसा ही है कि आदमी को ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा है तो इतने बड़े बड़े आविष्कार कभी नहीं हो पाते। लेकिन समझने की बात यह है कि हम किस विषय के बारे में अपनी सोच ज़्यादा रखते हैं, किस विषय के बारे में हमारी सोच ज़्यादा गहरी होती है। अगर सही दिशा में सोचा जाए तो आपकी सोच ही आगे के लिए आपके रास्ते निर्धारित करेगी। लेकिन सोच इधर उधर बिखरी हुई है, अलग अलग दिशाओं में है, तो वही सोच आपके लिए आत्मघाती बन जाती है। एक नदी को देखिए, जब वो एक धारा में बहती रहती है, एक दिशा में बहती रहती है, तो वो कितने लोगों का उद्धार करती है। लेकिन अगर वही नदी इधर उधर अलग दिशाओं में बहने लगे तो वही नदी विनाशकारी बन जाती है। सर्दियों में आग तापना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आग एक दूरी से ही तापी जाए तो ही वह आनंद देती है। लेकिन कोई आदमी ज़्यादा आनंद लेने की चाह में अपना हाथ उस आग में ही डाल दे तो आग तो उसे जला ही देगी। इसी प्रकार हमारी सोच होती है। सोच को सही दिशा और उसका सही मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको सही नज़रिए से सोचने का एक रास्ता मिलेगा। उसके बाद आप अपने ज़्यादा सोचने की बीमारी से परेशान नहीं होंगे, बल्कि वही चीज़ आपके लिए ताकत बन जाएगी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बात उस समय की है जब बहुत ज़्यादा संसाधन लोगों के पास नहीं हुआ करते थे। ना ही गाड़ियाँ हुआ करती थी और ना ही आधुनिक मशीनें हुआ करती थी। जब भी किसी आदमी को नगर में जाना होता था, या तो वो पैदल जाता था या तो वो किसी घोड़ा गाड़ी में बैठ कर जाता था, और इस प्रक्रिया में उसे नगर पहुंचने में बहुत दिन लग जाती थी। इसी समय में रामपुरा नाम के गांव में रवि नाम का एक युवक अपने परिवार के साथ रहता था। रवि अभी 22 वर्ष का ही था, लेकिन उसमें युवा होने का जोश और उत्साह था। वो हर काम को बड़ी लगन से करता था और अपने काम को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेता था। जब भी किसी के साथ बुरा होते देखता तो वहीं पर उसका विरोध करता और सामने वाले आदमी को उसके गलती का एहसास कराता था। लेकिन रवि की माँ रवि के इस स्वभाव के कारण बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। उसे हर समय रवि की चिंता लगी रहती थी, क्योंकि रवि की माँ जानती थी कि रवि बहुत ही आक्रामक प्रवृत्ति का युवक है। और जब भी रवि किसी काम के सिलसिले में किसी नगर में जाता तो कई कई दिनों तक वापस नहीं लौटता। इस बीच रवि की माँ अपने बेटे के बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान रहती थी। उसके मन में हर वक्त अपने बेटे के प्रति कुछ अनहोनी होने का ख्याल चलता रहता था। अपने बेटे की चिंता में रवि की माँ तो कभी कभी खाना तक भूल जाती थी और पूरे दिन अपने बेटे के बारे में ही सोचती रहती। और ये बात गांव में रवि के दुश्मनों को भी पता थी कि उसकी माँ रवि के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है। इसी तरह जब रवि एक बार नगर में किसी काम से गया हुआ था तो किसी ने गांव में अफवाह उड़ा दी कि रवि की घोड़ा गाड़ी पलट गई है, जिससे रवि की मृत्यु हो गई है। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और फैलते फैलते ये बात रवि के माँ के कानों में पहुंचती है। रवि की माँ जब ये सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसका इकलौता पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये ख्याल उसके माँ के मन को तोड़ देता है और अचानक से उसके हृदय गति रुक जाती है। उसके हृदय गति रुकने के कारण वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन किस्मत से उस वक्त उसके आसपास गांव की कुछ महिलाएं मौजूद थी। वो तुरंत ही रवि की माँ को गांव के वैद्य के पास लेकर गई, जिससे रवि की माँ की जान तो बच गई, लेकिन उसका दिल अभी भी बैठा हुआ था। उनके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वे अपने बेटे की खैर खबर ले सके, क्योंकि उस वक्त ना तो फ़ोन होते थे और ना ही संदेश का कोई माध्यम होता था। इसी वजह से दिन ब दिन रवि की माँ की हालत और ज़्यादा बिगड़ते जा रही थी। कुछ दिनों बाद रवि अपना काम खत्म करके नगर से अपने गांव वापस लौटता है। वापस लौटकर जब उसे पूरी कहानी पता चलती है तो रवि गुस्से में भर जाता है। सबसे पहले तो वो अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को अपनी खैर खबर देता है।
अपने बेटे को जिंदा देखकर उसकी माँ की सांस में सांस आती है। उसके बाद रवि अपने माँ से कहता है कि माँ, जिन लोगों ने ये झूठी खबर गांव में उड़ाई है उन लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो सब मेरे दुश्मन हैं और मैं एक एक को उनकी गलती की सजा दूंगा। तुम बीच में मत आना। लेकिन रवि की माँ अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित थी। उसने अपने बेटे के सामने हाथ जोड़कर कहा कि रवि, मेरे बेटे, ऐसा मत कर। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अपनी माँ की ये हालत देखकर रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। एक बात जो रवि के मन को परेशान कर रही थी वो ये थी कि उसकी माँ की हालत अब भी ठीक नहीं हुई थी। इसलिए वो अपनी माँ की इलाज कराने के लिए उन्हें नगर में लेकर जाता है। वहाँ पर वो अपनी माँ को किसी बड़े वैद्य को दिखाता है, लेकिन बड़ा वैद्य उसकी नब्ज देखने के बाद कुछ दवाइयाँ देकर कहता है कि आपकी माँ को वैसे तो कोई रोग नहीं है, बस वो ज़्यादा सोचने की बीमारी से ग्रस्त है और वास्तव में ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है। आदमी को खुद ही अपना मन काबू में करना पड़ता है। ये सब जान लेने के बाद रवि अपनी माँ को वापस अपने घर पर ले आता है। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। अब रवि अपने काम के सिलसिले में ज़्यादा दिनों तक नगर में नहीं जा पाता था, क्योंकि उसे अपनी माँ की चिंता सताने लगी थी कि कहीं मेरी माँ मेरे बारे में ज़्यादा सोच सोच कर परेशान ना हो जाए और कहीं फिर से उन्हें कोई रोग ना हो जाए। और इसी चिंता की वजह से रवि का व्यापार दिन ब दिन घट रहा था। वो इस बात से बहुत परेशान रहने लगा। उसने 1000 बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश की कि माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपने काम के सिलसिले में जाता हूँ, आप चिंता मत किया करो। लेकिन उसकी माँ एक भी मानने को राजी नहीं थी। वो कहती थी कि बेटा, मेरा मन ही ऐसा है कि वो अपने आप ऐसी ऐसी चीज़ें सोचता रहता है। मैं खुद नहीं सोचना चाहती, लेकिन न जाने क्यों मैं खुद को रोक भी नहीं पाती। बात तो सही थी, इसीलिए रवि अपने माँ को गांव में अकेला छोड़कर नहीं जाता। लेकिन हर इंसान को काम तो करना ही पड़ता है। लेकिन जब रवि अपने माँ के साथ रहने लगा तो उसका काम धीरे धीरे चौपट होता चला गया। फिर एक दिन रवि को पता चला कि पड़ोसी गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है और वो इंसानी दिमाग, इंसानी विचारधारा के बारे में बहुत बड़ा ज्ञान रखते हैं। इसीलिए रवि एक उम्मीद के साथ अपनी माँ को लेकर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। जब वो दोनों उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे तो वह खाना खा रहे थे। उन्होंने जाकर उन्हें प्रणाम किया, लेकिन बदले में बौद्ध भिक्षु ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खाना खाते रहे। खाना खाने के बाद उन्होंने रवि के उसके वहां आने का कारण पूछा। इस पर रवि ने अपनी सारी कहानी सुना दी। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अक्सर इंसान अपनी बुद्धि को समझ ही नहीं पाता और जो उसकी सबसे अच्छी साथी हो सकती है, सबसे अच्छी गुरु हो सकती है, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। जैसा कि तुम्हें वैद्य ने बताया कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये ज़्यादा सोचने की वजह से होता है और इंसान का अपने मन पे तो काबू रहता ही नहीं है, तो वो अपने दिमाग में आने वाले विचार को कैसे रोक सकता है। ये सुनकर रवि ने कहा कि यही तो महात्मा मैं आपसे जानने के लिए आया हूँ। अगर आप कोई हल मुझे बता सकते हैं जिसके द्वारा मेरी माँ ठीक हो जाए और ज़्यादा सोचने की समस्या से निजात पाले, तो मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। इसका उत्तर देते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ज़्यादा सोचना कुछ गलत नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इंसान अक्सर उन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता है जो उसके काम की ही नहीं होती, जो व्यर्थ की होती है। मतलब चिंताओं को आदमी अपने आप अपने साथ चिपका लेता है। मैं तुम्हें ऐसे 6 सूत्र बता रहा हूँ जिससे तुम्हारी माँ ज़्यादा सोचने की बीमारी से, ज़्यादा सोचने के स्वभाव से निजात पालेगी। सबसे पहली बात, सबसे पहला सिद्धांत और सबसे पहला सूत्र, अपने विचारों को समझना होता है। मौन रहकर अपने विचारों को देखना होता है। जब हम मौन होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हैं और उस समय हम अपने विचारों को भी पढ़ सकते हैं। हम ये भली भांति देख सकते हैं कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार उठते हैं, और जब हम ये समझने लगते हैं कि हमारे ज़्यादातर विचार किससे संबंधित होते हैं, तो हम ये भी जान पाते हैं कि ऐसे विचारों के उठने का कारण क्या है, क्योंकि वही विचार
जो सबसे ज़्यादा संख्या में हमारे अंदर आते हैं वही हमारा स्वभाव होता है, वही हमारे स्वभाव को निर्मित करते हैं। और जब हम मौन होकर अपने विचारों को समझने लगते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपने स्वभाव को समझ रहे होते हैं। अपने विचारों को समझने के बाद दूसरा सूत्र है कि अपने सारे विचारों को एक ही काम में लगा दो, उसी में अपना पूरा ध्यान लगाओ। एक काम को पकड़ो और उसमें पूरी तरह शामिल होकर उस काम को पूरे ध्यान से कर दो। इससे आपके विचार इधर उधर कम भटकेंगे ज़रूर। ये मत सोचना कि आप एक ही काम पे पहली बार में ही अपना पूरा ध्यान टिका देंगे। हो सकता है कोई काम करते वक्त आपके विचार इधर उधर जाएं, लेकिन जब आपको होश आए कि हमारे विचार इधर उधर दौड़ रहे हैं तो वापस से अपने विचारों को उसी काम में लगाने की चेष्टा करो और धीरे धीरे आपका यह स्वभाव बन जाएगा और आप पूरे तरीके से अपने विचारों को संगठित कर कोई भी काम करने में सक्षम हो पाएंगे। और इसी सूत्र का अनुसरण करते हुए हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम एक ही विचार के बारे में गहराई से सोचें। अगर हमें बहुत तरह के अलग अलग विचार आ रहे हैं तो हमें उनमें से एक विचार उठाकर उसी विचार की गहराई तक जाना है, उसी विचार को खोदते खोदते चले जाना है ताकि हम उस विचार के जड़ों तक पहुंच जाएं। हम ये पता कर सके कि ये विचार कहाँ से जन्म ले रहा है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हो रही है। और जब आप पूरा ध्यान एक ही विचार पर एकत्रित कर देते हो तो आप उस विषय के बारे में जिसके बारे में आपके मन में विचार चल रहा था उसके बारे में पूरी जानकारी, पूरा ज्ञान अपनी बुद्धि के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। अगला सूत्र जो आपकी ज़्यादा सोचने की समस्या को हल कर देगा वो ये है कि हमें निरंतर शारीरिक व्यायाम या नाच गाना या किसी भी तरह की ऐसी क्रिया करनी चाहिए जिसमें हमारा मन पूरी तरह से शामिल हो जाता है। उससे हमारे मन के सारे विचार, सारी इधर उधर की बातें धुल जाती है और हमारा मन एकदम निर्मल हो जाता है। ये तो आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि शारीरिक व्यायाम, नाच गाना करने से मन को कितना सुकून, मन को कितनी ही शांति मिलती है। इसीलिए पता होते हुए भी अगर हम वह काम नहीं कर रहे हैं तो इसमें गलती किसकी है। इसके बाद का सूत्र है कि अपने दिमाग को ठंडा रखने के लिए ऐसी चीज़ें खाएं जो दिमाग को ठंडक पहुंचाती हो, जो आपके शरीर में ठंडक पैदा करती हो, ताकि हमारा दिमाग, हमारा रक्तचाप ठंडा रह सके, साधारण रह सके। जैसे कि अलग अलग तरह के फल, नारियल पानी, हरी हरी सब्जियाँ, जूस। अगर हम इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो हमारा दिमाग एकदम शांत बना रहेगा और हमें ज़्यादा सोचने की समस्या से कुछ ना कुछ राहत तो अवश्य प्राप्त होगी। अगला सूत्र है कि अपने विचारों की धारा को बदलने का प्रयास करो। इधर उधर की बेतुकी बातों को सोचने के बजाय अपने विचार ऐसे काम पर केंद्रित करो जो रचनात्मक हो, जिससे कुछ न कुछ रचना हो रही हो और जिससे आपके मन को खुशी मिलती हो। कुछ महिलाएं सिलाई का काम करती है, इसीलिए उनके सारे विचार उसी काम पर लगे रहते हैं और रचनात्मक तरीके से वे अपने मन को शांत भी रख पाती है। इसी तरह से हमें अपना ज़्यादा समय बच्चों के साथ बिताना चाहिए, क्योंकि हम जितना समय बच्चों के साथ बिताते हैं हम खुद भी बच्चे हो जाते हैं और हमारा मन बेकार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। और सबसे आखिर में जो बात समझने की होती है वो ये होती है कि चिंता, फिक्र ये सब बेकार है, क्योंकि जो होना होता है वही होता है। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप बस प्रयास कर सकते हैं, आप बस हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो परिणाम होगा वो आपके हाथ में नहीं है और वो कभी भी आपके हाथ में नहीं आ सकता, चाहे आप कितना भी सोच लें, चाहे आप कितनी भी चिंताएं कर लें। इसीलिए गीता का एक उपदेश हमेशा अपने मन में रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। दोस्तों, आज के समय में हम देखते हैं कि कितने ही लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वो सब डिप्रेशन सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा सोचने की वजह से होता है, जिसके लिए मेडिकल साइंस और डॉक्टरों ने एक से एक दवाइयाँ भी बना दी है। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या आप अपनी ज़्यादा सोचने की हैबिट, अपनी ज़्यादा सोचने की आदत किसी दवाई से कम कर सकते हैं? दवाई से आपको थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन या शांति मिल जाएगी, जैसे कि रात में अगर हम नींद की गोली खाकर सोएं
तो रात भर हम चैन से सो सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह हम क्या करेंगे? अगली रात क्या करेंगे? क्या हम निरंतर गोलियों पर निर्भर होते चले जाएं? इसीलिए हमारा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप अपना इलाज स्वयं करना सीखें, क्योंकि प्रकृति में सब कुछ है, आपके अंदर सब कुछ बसा हुआ है। आपको अपने दिमाग और अपनी सोच पर काम करने की ज़रूरत है। छोड़ दीजिए बेकार की दवाइयाँ, वो आपको अंदर से खोखला बना देगी। ध्यान के मार्ग को अपनाइए, आपके रास्ते स्वयं अपने आप स्पष्ट होने लग जाएंगे और आपको अपने जीवन में एक नया सवेरा देखने को मिलेगा, एक नया उगता हुआ सूरज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।